9 अगस्त 2024 की सुबह लगभग 10:53 के आसपास कलकत्ता का एक मेडिकल कॉलेज है, आरजिकल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। यहाँ से एक व्यक्ति के पास फोन पहुँचता है। फोन करने वाले व्यक्ति ने कहा कि क्या आप लेडी डॉक्टर के पिताजी बात कर रहे हैं? तो उधर से कहा जाता है कि हाँ, बात कर रहा हूँ। बात बताई जाती है कि जितनी भी जल्दी हो सके आप मेडिकल कॉलेज में आ जाइए, आपके बेटी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। जैसे ही पिता ने ये बात सुनी, पिता को यकीन नहीं हो रहा था कि रात को तो बात हुई थी, ये अचानक से तबीयत कैसे खराब हो सकती है। इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाते, फ़ोन कट जाता है। और जब फ़ोन कट जाता है तो पिता ने उस व्यक्ति को एक के बाद एक कई बार फ़ोन किए, शुरू कर दिए फ़ोन करना, लेकिन वो व्यक्ति फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा था। हार थक कर जब कई बार हो जाते हैं तब जाकर उस व्यक्ति ने फ़ोन रिसीव किया। पिता पूछते हैं कि आखिर मेरी बेटी को हुआ क्या है? तो वह व्यक्ति कहता है कि साहब, आपके बेटी ने अपने जीवन लीला को समाप्त कर दिया है, यानी कि वो अब मर चुकी है। जैसे ही पिता ने ये बात सुनी, पिता रोने लगते हैं और उस डॉक्टर, जो लेडी डॉक्टर होती है, उसकी माँ भी रोने लगती है। इससे पहले कि वो मेडिकल कॉलेज पहुँचते, ये जानते कि हुआ क्या है, ये जानने का प्रयास करते, तब तक ये बात हजारों नहीं करोड़ों लोगों तक पहुँच चुकी होती है। और जिस रूप में पहुँचती है तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद नर्स हो या फिर डॉक्टर हो, नेता हो या फिर कोई भी हो, हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आते हैं और इस घटनाक्रम की सीबीआई जांच की मांग करने लगते हैं। फिर ये माँ बाप मोबाइलों के माध्यम से बहुत संख्या तक लोगों तक पहुँच जाती है और जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया था उसका क्रूर चेहरा भी लोगों के सामने आ जाता है। दरअसल ये घटना इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना है। जिसने भी इस घटना के बारे में सुना वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इंसानों की शक्ल में आखिरकार ये कैसा जानवर है। आज की कहानी सुनने के बाद शायद आप लोग भी भौचुक के रह जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता के सिटी का एक इलाका है लाल बाज़ार। और लाल बाज़ार इलाके में आरजिकल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एक है और दरअसल इसी मेडिकल कॉलेज की चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट की पीजी पोस्ट ग्रेजुएट एक ट्रेनिंग डॉक्टर होती है। और ट्रेनिंग डॉक्टर 8 अगस्त की रात लगभग 11 बजे के आसपास उनके माँ का उनके पास फ़ोन आता है। माँ अक्सर अपने बेटी को फ़ोन किया करती थी और उनका हालचाल लिया करती थी। आज भी हालचाल लिया कि बेटी तुम क्या कर रही हो, कैसी हो? तो उसने कहा, माँ तुम रोज़ फ़ोन करती हो, क्या बात है? फिर वो पूछती है कि बस बेटा तुमने खाना खाया या नहीं? बेटी हंस करके जवाब देती है कि अभी मैंने खाना नहीं खाया, अभी खाना खाने का टाइम नहीं हुआ है। टाइम हुआ है राउंड पर जाने का, यानी कि मुझे मरीजों को देखने के लिए जाना है और मैं फ़ोन रखती हूँ। जैसे ही मुस्कुराते हुए बेटी ने फ़ोन रखा, माँ को ये तसल्ली हो जाती है कि बेटी उसकी ठीक है। बेटी अब राउंड पर निकल जाती है, यानी कि वो लेडीज़ डॉक्टर है, ट्रेनिंग ले रही है, यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट की वो छात्रा है। और उसके बाद फिर वो जगह जगह जा कर के जो मरीज है, मरीजों से मिलती है, जिसको दवा देनी होती है, जिसको इंजेक्शन लगाना होता है, जो भी कुछ करना होता है डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है, वो सारी जिम्मेदारी निभाती है। उसके बाद कब रात के 2 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। भूख का टाइम हो रहा था। अपने जूनियर से वो बातचीत करती है कि क्या तुम लोगों ने खाना खाया या नहीं खाया? तो जूनियर कहते हैं कि जी हाँ, खाना तो अभी नहीं खाया, साथ खाएंगे। अब वो लेडीज़ डॉक्टर अपने जूनियर, जो 2 जूनियर होते हैं, उनके साथ बैठ करके इत्मीनान से बैठ के मुस्कुराते हुए खाना खाती है। और खाना खाने के बाद कहती है कि मुझे थोड़ी सी थकान सी हो रही है, मैं आराम करने के लिए जा रही हूँ। यानी कि 4थे मंजिल पर सेमिनार हॉल है और डॉक्टर वहीं पर आराम करने के लिए चली जाती है। और उसके बाद फिर अगला दिन निकलता है, यानी कि अब 9 अगस्त 2024 की सुबह लगभग 6 बजे के आसपास कुछ लोगों की नज़र पड़ती है महिला डॉक्टर के ऊपर। महिला डॉक्टर को जिस हालत में देखा जाता है कोई देख नहीं पा रहा था। दरअसल उसका जो शरीर था वो अर्धनग्न अवस्था में था।
अब सर से लेकर के पैर तक ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा था जहाँ पर चोट के निशान नहीं हो। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अलग अलग हिस्सों को बहुत बुरी तरीके से काटा है, उनमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई है। आँख हो, मुंह हो या प्राइवेट पार्ट हो, हर जगह से ब्लड बह रहा था। साथ ही जो उनकी गर्दन होती है उसकी भी हड्डी टूटी हुई थी। अब ये बात घर वालों को सूचना दी जाती है, लेकिन दूसरे रूप में दी जाती है कि तुम्हारी बेटी पहले बीमार है। उसके बाद घर वाले परेशान हो जाते हैं, तो फिर उनसे बताया जाता है कि तुम्हारी बेटी ने अपने जीवन लीला को समाप्त कर लिया है, यानी कि वो मर चुकी है। लेकिन घर वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि रात के 11 बजे बातचीत हुई थी, आखिरकार वो बेटी कैसे मर सकती है। अब ये बात हॉस्पिटल से डॉक्टर के पास पहुंच रही है, नर्स के पास पहुंचती है। जैसे जैसे ये घटना लोगों तक पहुंच रही थी, उनमें उबाल फैल जाता है, गुस्सा आने लगता है। अब उसके बाद डॉक्टर हो या फिर नर्स हो, सब ये धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। बात बीजेपी के नेताओं तक पहुँच देती है, तो बीजेपी के नेता जो है सड़क पर उतर आते हैं और कहते हैं कि इस मामले को दबाने का प्रयास किया गया था। कहीं ना कहीं पुलिस की जो भूमिका होती है वो सही नहीं है, मेडिकल प्रशासन की जो भूमिका वो सही नहीं है, और इस तरीके से इस मामले को दबाने की कोशिश की गई, यानी कि सरकार पर उंगली उठाई जा रही थी। ममता बनर्जी की सरकार चल रही है, उन पर जब उंगली लगाई जाती है तब उन पर जब दबाने का प्रयास किया जा रहा था कि इस पर सीबीआई जांच की जानी चाहिए। अब पुलिस ने आनन फानन ही घरवालों को बुलवाया। पिता ने अपनी बेटी को जब अर्धनग्न अवस्था में देखा तो पिता रो रो कर उनका बुरा हाल हो जाता है। बस अब हर किसी के जुबान पर बस एक ही बात थी कि आखिरकार लेडीज डॉक्टर जिसका इतना अच्छा स्वभाव है, 31 साल जिसकी उम्र है, सभी के साथ वो इतने प्रिय स्वभाव के साथ वो बात करती है, मदद करती है, तो आखिरकार उनको कौन इस तरीके से मारेगा, कौन उनका बलात्कार करेगा, कौन उनके शरीर के हर एक हिस्सों को अपने दांतों से काटेगा, कौन इनकी गर्दन की हड्डी तोड़ेगा, कौन हो सकता है वो दरिंदा। हर किसी की जुबान पर बस एक ही सवाल था। पुलिस ने लाश को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम के बाद जब रिपोर्ट आती है, अभी रिपोर्ट इस कहानी सोशल मीडिया के माध्यम से जब लोगों में वायरल होती है तो लोगों में उबाल फैल जाता है। अब लोग कलकत्ता के सड़कों पर उतरने लगते हैं और हर किसी के जुबान पर बस एक ही मकसद था कि आखिरकार इस घटनाक्रम में जितनी जल्दी हो सके खुलासा होना चाहिए। ज़्यादातर लोगों ने फांसी की सज़ा की मांग की। अब जब दबाव बढ़ने लगता है, अब चाहे केंद्र सरकार से हो या फिर अलग अलग राज्यों से हो, जहाँ देखो वहाँ से दबाव पड़ना शुरू हो जाता है, तो ममता बनर्जी भी कहने लगती है कि हाँ इसे फांसी होनी चाहिए, लेकिन मैं फांसी के पक्षधर नहीं हूँ। लेकिन जिस तरीके से ये घिनौनी हर गंदा काम किया गया है, इसमें इसको बड़ी से बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और हम भी सज़ा दिलाने के पक्षधर हो। अब चाहे सीबीआई जांच करो, चाहे कोई भी करो। हालांकि इसकी एसआईटी का गठन कर दिया। अब एसआईटी पर इतना प्रेशर था कि इस मामले की जांच पड़ताल तो करनी ही थी। बारीक से बारीक चीज़ को यहाँ पर देखा गया, और जो बारीक से बारीक चीज़ को देखा गया तो एक सामान एसआईटी के हाथ लग जाता है। अब उसके बाद से उसके कैमरे खंगाले जाते हैं। करीब 5 या 6 ऐसे लोग थे जो उस सेमिनार हॉल के इर्द गिर्द टहलते हुए देखे गए थे। तभी एसआईटी को एक ब्लूटूथ यानी कि एक ईयरफोन जो होता है, जो कान में लगा करके उसमें बातचीत करते हैं, सुनते हैं, वो उसका एक हिस्सा वहाँ पर मिल जाता है। अब ये किसका हो सकता है, इसी की बस पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। जो सीसीटीवी कैमरे के दायरे में आ जाते हैं, उन दायरे में आए हुए लोगों से पास जाते हैं और सबसे कहा जाता है कि अपना ब्लूटूथ ऑन करिए। जैसे ही ब्लूटूथ ऑन किया जाता है तो एक व्यक्ति का जो मोबाइल होता है उससे वो कनेक्ट हो जाता है। जैसे ही उससे कनेक्ट होता है तो उसके बाद फिर पुलिस के लिए भी वही खुल जाता है राज, और जिस व्यक्ति का नाम होता है संजय राय। दरअसल संजय राय जो होता है वो पुलिस कल्याण बोर्ड में सहायक की भूमिका में होता है, यानी कि वो सिविल वॉलंटियर होता है जिसका काम ही इस हॉस्पिटल में जब चाहे तब आना होता था। किसी न किसी की मदद के रूप में वो यहाँ पर आया करता था। इस व्यक्ति से जैसे ही ये ब्लूटूथ कनेक्ट होता है और वो ब्लूटूथ इस लाश के बिल्कुल पास पाया गया था।
अब पुलिस के लिए एक क्राइम सस्पेक्ट था। पुलिस ने जब इसको पकड़ा और पकड़ने के बाद उससे सख्ती से पूछताछ करने की कोशिश की तो उसने कुछ बातों को स्वीकार कर लिया, लेकिन जब इसके बारे में देखा, इसके मोबाइल को चेक किया गया तो उसमें पॉर्न वीडियो मिल जाती है। और जब लोगों ने यानी कि मीडिया वालों ने इसे घर जाकर बातचीत करना शुरू की, पुलिस वाले ने इसके परिवार वालों से बातचीत करना शुरू की, तो 55/B शंभुनाथ पंडित हो, कई निवासी होता है, वो अपने माँ के साथ रह रहा होता है। अपनी बहन से इसका झगड़ा था, बहन को इसकी आदतें पसंद नहीं थी। पता चलता है कि ये व्यक्ति खुद को पुलिस वाला बताता है। ये व्यक्ति दरअसल मोबाइल पर गंदी गंदी वीडियो देखा करता है। ये व्यक्ति दरअसल चाहे कोई महिला हो, लड़की हो, कम उम्र की हो या फिर ज़्यादा उम्र की हो या फिर कोई मायने नहीं रखती, इसके आगों को अगर अच्छी लगी उसे देखने के लिए बस ये कोशिश करने लगता है। इसने एक नहीं कई शादियां कर रखी थी और कई शादी करने के बाद जब बीवी से इसका मन भर जाता था तो उसको वो तलाक दे दिया करता था, छोड़ दिया करता था। लेकिन एक बीवी उसकी ऐसी भी थी जिस बीवी की उसकी मौत हो चुकी थी, वो भी संदिग्ध परिस्थितियों में। अब उसकी बीवी मर जाती है लेकिन किसी ने इसकी शिकायत नहीं की, इसीलिए मामला जो है कि दब जाता है। खुद को ये बॉक्सर होता है, इसीलिए खुद को ये इसकी बॉडी बहुत अच्छी थी, इसीलिए खुद को जो है कि अपने आप को पुलिस वाला बताता है। तो आसपास के लोगों की किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि इसका विरोध कर सके या फिर इससे कुछ सवाल जवाब कर सके। ये कभी भी इस हॉस्पिटल में आता जाता है, गंदी नज़र रखता था, मोबाइल में गंदी फिल्में देखता था। रात के 11 बजे 8 अगस्त 2024 के रात 11 बजे ये जाता है। जब इस घटनाक्रम के खुलासे की बात पता चलती है तो इसी ने इस लेडीज डॉक्टर के साथ जो हैवानियत एक बार नहीं कई बार हैवानियत की है। लेकिन एक अखबार रिपोर्टर जो होता है, मीडिया रिपोर्ट जो होती है वो छापती है कि पहले तो ये हत्या करता है, पहले तो उसको मारता है, बहुत बुरी तरीके से यातनाएं देता है और यातनाएं देने के बाद जैसे सेमिनार हॉल में, शायद सेमिनार हॉल में उस लड़की ने, उस डॉक्टर ने चीखने चिल्लाने की कोशिश तो की होगी, लेकिन आजकल जिस तरीके के सेमिनार हॉल बनाए जाते हैं वो साउंड प्रूफ होते हैं। उस महिला ने अगर चिल्लाने की कोशिश की होगी, अपील की होगी बचाने की, लेकिन वो आवाज़ें वो सेमिनार हॉल से बाहर जा ही नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से किसी को पता ही नहीं चल पाया और वो उसके साथ गंदे पर गंदा काम करता चला जाता है। उसके होठों को काटता है, उसके शरीर के हिस्सों को काटता है, चाहे वो सर से लेके पैर तक अलग अलग हिस्सों को वो काट देता है, उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। जब थक जाता है तो गला घोट करके उसकी हत्या कर देता है। मीडिया रिपोर्ट ये भी कहती है कि पहले उसने उसको मारा, फिर उसके बाद उसने उसके साथ रेप किया था, एक बार नहीं कई बार किया था। हालांकि पुलिस ने इसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 जो कि दुष्कर्म की धारा लगती है और भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 जो कि हत्या की भी धारा लगती है, पुलिस ने इन धाराओं में मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज कर लिया है। साथ ही कई और उसके साथ तो नहीं थे, उनकी भी जांच पड़ताल की जा रही है और मेडिकल रिपोर्ट जब आएगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगी, उसके हालात पर और कितने लोग इसमें शामिल थे कितने नहीं थे, हर एक छोटे से छोटे पहले को जांच की जा रही है। इस व्यक्ति को जब कोर्ट में पेश किया जाता है तो कोर्ट में 23 अगस्त तक इसको पुलिस के रिमांड पर भेज दिया जाता है कि आखिरकार इसने किस तरीके से घटनाक्रम को अंजाम दिया है। बताया जाता है कि ये शराब पीने का भी आदी था और उस रात जिस रात ये मेडिकल में आता है उस रात भी इसने शराब पी हुई थी और मेडिकल में कहीं भी घूमने के इसको परमिशन थी। इसलिए परमिशन थी क्योंकि यह पुलिस में सहायक की भूमिका निभाता है, इसलिए इसको कोई रोक नहीं था, टोक नहीं था। और इसने जिस तरीके की घटना को अंजाम दिया है उस घटना की गूंज करोड़ों मोबाइलों के माध्यम से करोड़ों लोगों तक पहुंच जाती है कि एक लेडीज डॉक्टर के साथ इसने किस तरीके का घिनौना कृत्य किया है। दरअसल दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि किसी पर भी
भरोसा नहीं करना चाहिए। और जिस तरीके से इस व्यक्ति के चाल चलन अच्छे नहीं थे, तो कम से कम किसी को तो पुलिस को बताना चाहिए था। और कम से कम जो मेडिकल प्रशासन है या फिर जो हॉस्पिटल है, उसकी भी जिम्मेदारी बनती थी कि अपने डॉक्टरों के प्रति इस तरीके से लापरवाही बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी। और ये जितने भी देश में मेडिकल कॉलेज है या फिर और ऐसी जगह है जहाँ पर महिलाएं रात में काम करती है, उनकी सुरक्षा को लेकर के कड़े इंतज़ाम होने चाहिए। अगर काश कड़े सुरक्षा के इंतज़ाम होते तो शायद इस लेडीज़ डॉक्टर की हत्या नहीं होती, और भी इतने निर्मम तरीके से इतनी यातनाएं देने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए इनकी जिम्मेदारी बनती है खासकर महिलाओं की सुरक्षा की। मिलते हैं दोस्तों अगले किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।